नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि 9 बजे 9 रिपोर्टर में हमारे साथ वो कौन से संवाददाता होंगे जो आपको तमाम जानकारी देंगे। मेहुल झाला हमारे साथ जुड़ेंगे अहमदाबाद से, मनीषा हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली से, दिनेश सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद अजहान अंसारी दिल्ली से जानकारी देंगे, शेखर त्रिवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, दीपक चावला जयपुर की हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, राहुल भदौरिया कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारी देंगे, विष्णु कुमार फिरोजाबाद से, और उसके बाद अक्षय शर्मा बहराइच से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में हमारे तमाम संवाददाता हैं जो ग्राउंड जीरो पर तैनात है और आप तक हर अपडेट पहुंचाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज गुजरात में चुनावी सभा है। सुबह 11:30 बजे संतरामपुर में शाह का संबोधन है। मिशन गुजरात में हर पार्टी जुटी हुई और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में चुनावी सभा करेंगे। सुबह 11:30 बजे संतरामपुर में शाह का संबोधन है। शाम 6:30 बजे गांधीनगर के मनसा में भरेंगे हुंकार। 1 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण में कच्छ, मोरबी, राजकोट, जामनगर सीट पर मतदान होना है। गुजरात के चुनावी रण को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के धुरंधरों की फौज उतरी हुई है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार सूबे में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह गुजरात में आज फिर हुंकार भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के महिसागर के संतरामपुर और गांधीनगर के मनसा में हुंकार भरेंगे। हमारे साथ सहयोगी मेहुल झाला जुड़ रहे हैं। मेहुल, देखिए चुनावी रण में हर पार्टी उतरी हुई है और आज कहा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह की भी चुनावी सभाएं हैं और इसके अलावा आप देखिए कि हर स्टार दिग्गज जो है इस वक्त गुजरात में मौजूद है। बिल्कुल चारुल, जो सौराष्ट्र कच्छ की 89 विधानसभा क्षेत्र की जो वोटिंग होनी है 1 दिसंबर को, इसके चलते कल शाम चुनाव प्रचार थम गया है। ये जो अमित शाह और जेपी नड्डा से लेकर खड़गे तक जो चुनाव प्रचार में जुटे हैं, वो दूसरे चरण की वोटिंग जो 5 दिसंबर को होनी है उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 89 विधानसभा क्षेत्र पे जो चुनाव होने हैं 1 दिसंबर को, उसमें तकरीबन 2.5 करोड़ वोटर्स जो है वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 चरण में गुजरात के चुनाव हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो वोटर्स है वो अपना मन खुलकर बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए मौसम की जो गर्मी है उसके साथ चुनावी गर्मी नजर नहीं आ रही। मौसम बिल्कुल सौराष्ट्र और कच्छ का इन दिनों में जो बिल्कुल ठंड होना चाहिए, बजाय उसके चिलचिलाती धूप है। और मतदाता जो है, मैं आपको बताऊं कि 1 दिसंबर को जब वोटिंग होगी तब सुबह के टाइम पर थोड़ी बहुत वोटिंग हो सकती है, पर दोपहर के बाद वोटिंग करवाने के लिए जितनी भी पार्टियां चुनावी मैदान में लगी हुई है, हर पार्टी रण में उतरी हुई है गुजरात फतेह करने के लिए। बहुत शुक्रिया मेहुल उस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर एक्शन में है बीजेपी। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मालवीय नगर में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मोती नगर में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और सीएम धामी भी चुनाव प्रचार करेंगे। अनुराग ठाकुर और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वोट अपील करने वाले हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता आज बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो एमसीडी चुनाव के रण में हर पार्टी उतरी हुई है और ऐसे में बीजेपी के आज तमाम स्टार प्रचारक वोट अपील करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा जुड़ गई हैं। मनीषा, एमसीडी चुनाव के लिए देखिए आज बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में है। जी चारुल, देखिए तमाम दिग्गज जो है चुनावी मैदान में इस वक्त दिल्ली में उतारे गए हैं बीजेपी के द्वारा। आपको बता दूं, बड़ा नाम जो है नितिन गडकरी का सामने आया और नितिन गडकरी आज 3 जगहों पर जो है रोड शो और जनसभा करने वाले हैं। साउथ दिल्ली से लेकर वो नॉर्थ दिल्ली की तरफ जो है रोड शो और जनसभा करेंगे। आज पहले लाजपत नगर साइड जाएंगे, साउथ दिल्ली मालवीय नगर की तरफ जाएंगे, उसके बाद सिविल लाइन्स में भी एक रोड शो नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। साथ ही देखिए शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर सिंह धामी, जो कि कई दिनों से 3-4 दिन से लगातार
जो है दिल्ली में अपने जनसभा कर रहे हैं और आज भी पुष्कर सिंह धामी की जनसभा है दिल्ली में। और उसी के साथ कई बड़े बड़े नाम, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि आज दिल्ली में नजर आएंगे रोड शो करते हुए। और बीजेपी ने लगातार एमसीडी इलेक्शन में कई ऐसे धुरंधर इस बार उतार दिए हैं जो कि लगातार जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। इससे दिल्ली वासियों को भी ये लग रहा है कि देखिए बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे उनके गलियों में आ रहे हैं, उनके घरों तक आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं आके और एमसीडी इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से और साथ ही वोट की अपील कर रहे हैं और एमसीडी में फिर से बीजेपी को लाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं जा जाके। तो बीजेपी बड़े बड़े चेहरों को इस बार दिल्ली में भी एमसीडी इलेक्शन के दौरान उतार रही है। तो ये भी एक बड़ी बात है बीजेपी की तरफ से, जिससे पूरी आम आदमी पार्टी भी बौखलाई हुई है। और आम आदमी पार्टी की बौखलाहट यह है कि वो लगातार बीजेपी को ट्रोल भी कर रहे हैं और उनके काम भी गिनवा रहे हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार जनसभाएं की जा रही है। मनीषा, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त ग्राउंड में हैं और वो कहते भी हैं कि हमारे लिए हर चुनाव बड़ा चुनाव है, चाहे एमसीडी हो या फिर लोकसभा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले पर ही सुनवाई होनी है। वाराणसी के जिला जज के आदेश को यहां पर चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। तो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के मामले में यह सुनवाई होनी है। वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। वाराणसी के जिला जज के आदेश को यहां पर चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष की ओर से कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये कितना पुराना है शिवलिंग, क्योंकि हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग कहा और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा, लेकिन हिंदू पक्ष इस बात पर अडिग रहा कि ये शिवलिंग है और इसकी कार्बन डेटिंग कराई जानी चाहिए। हालांकि बाद में हिंदू पक्ष में भी दो फाड़ नजर आया था। एक पक्ष का कहना था कि कार्बन डेटिंग कराई जानी चाहिए, तो दूसरे पक्ष का कहना था कि कार्बन डेटिंग कराने से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। कार्बन डेटिंग यानी कितना पुराना है ये पत्थर, ये शिवलिंग कितना पुराना है, ये जानना चाहते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि दरअसल हिंदू पक्ष जो कह रहा है कि ये शिवलिंग है, क्या ये वाकई शिवलिंग है या फिर मुस्लिम पक्ष के अनुसार कहा जा रहा है कि फव्वारा है, तो आखिर ये है क्या। दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, आज भी देखिए जिला जज के जो फैसला रहा था उसको चुनौती दी गई और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है ये कार्बन डेटिंग को लेकर। देखिए आज मुख्य रूप से जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो ऑब्जेक्शन दाखिल की गई है कार्बन डेटिंग को लेकर, इसके पर कोर्ट सुनवाई करेगी। ये देखना होगा कि क्या रुख रहता है। तो हिंदू पक्ष है वो बार बार ये कह रहा है कि उसकी कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। कार्बन डेटिंग अगर होती है तो चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज की सुनवाई बेहद अहम है, कार्बन डेटिंग को लेकर ये सुनवाई होनी है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की केजरीवाल को चुनौती, एमसीडी के काम गिनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। बड़ी खबर आप देखिए, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम केजरीवाल को चुनौती दी है और कहा है कि एमसीडी के लिए जो काम हुए हैं उन्हें गिनवाइए और इसके लिए आमंत्रण दिया गया है। आज सुबह 10 बजे आकर केजरीवाल काम देखें। जड़ौदा पुलिस स्टेशन पर एमसीडी के काम गिनवाएंगे आदेश। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने चुनौती दी है और कहा है कि केजरीवाल जी आए और हम आपको काम गिनाएंगे। एमसीडी के काम गिनाने के लिए आमंत्रित किया है। आज सुबह 10 बजे आकर केजरीवाल देखें कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल एमसीडी में काम क्या किया है। जड़ौदा पुलिस स्टेशन पर एमसीडी के काम गिनवाएंगे आदेश। हमारे साथ सहयोगी अजहान अंसारी जुड़ रहे हैं। अजहान, देखिए अब तक ये कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की ओर से कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल एमसीडी में करा क्या है, लेकिन अब आदेश गुप्ता ने आमंत्रित किया है सीएम केजरीवाल को कि आप आइए और देखिए कि हमने काम क्या किया है। देखिए, दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेजी से बढ़ती जा रही हैं और अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे जो
राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो ज्यादा तेज होती जा रही हैं। अब आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया है। वो कहा है क्या है, हमारे काम देखें, पिछले 15 सालों से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती आई है, कूड़े के पहाड़ हो या और कोई मुद्दा हो, कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो अब आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को आमंत्रित किया है। अब देखना यही होगा क्या केजरीवाल जाएंगे। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार एमसीडी में ताल ठोक रही है। कल भी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरडब्ल्यूए एक बड़ा दांव खेलते हुए आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा देते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। कहा है कि दिल्ली की जनता ही सीएम होगी, दिल्ली की जनता को पार्षद के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आरडब्ल्यूए से वो संपर्क करेंगे। तो हर संभव कोशिश आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं करती नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जहान इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, आज सीएम योगी का मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और मेरठ का दौरा है। मुजफ्फरनगर में होने वाले कार्यक्रम में सीएम करेंगे शिरकत। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभा भी करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर को 504 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो सीएम योगी आज गोरखपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं और खतौली में देखिए उपचुनाव होना है और इसके लिए जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम। गोरखपुर को इस दौरान देखिए 504 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम योगी हिस्सा लेंगे। शेखर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शेखर, आज अहम दौरे हैं और ऐसे में देखिए खतौली में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात का विहंगम चुनाव प्रचार करके और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री की नज़र है। इसी क्रम में वो मुजफ्फरनगर जाएंगे। खतौली में जो उपचुनाव है उसको लेकर के जनसभा का संबोधन का कार्यक्रम है। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो आयुष मंत्री थे बीजेपी योगी पार्ट 1 सरकार में 17 से 22 वाली में, आयुष मंत्रालय उनके पास था। धर्म सिंह सैनी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उसकी वापस सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आयुष घोटाला भी सामने आया है। फर्जी तरीके से ये पूरा मामला छात्रों को प्रवेश दिलाने का है और इसकी जांच चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पे नजर बनाए हैं। अब देखना यह है कि धर्म सिंह सैनी अगर बीजेपी में आते हैं तो उनके मंत्रित्व काल में जो घोटाला हुआ है उस पर क्या उनके ऊपर भी जो शिकंजा कस रहा था अभी तक 24 घंटे पहले तक, वो थोड़ा सा ढीला होगा या मजबूत पकड़ और ज्यादा बनेगी। इससे कोई फायदा उन्हें होने वाला नहीं है। एक चीज, फिर वो मेरठ जाएंगे जहां पर प्रबुद्ध जनों से उनका सम्मेलन है और फिर अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर जहां के वो मठाधीश्वर हैं गोरक्षनाथ धाम के, और बिल्कुल घर के आंगन जैसा है पूरा क्षेत्र, गीडा के कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसमें कई करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिसका मुख्यमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल शेखर, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पहल की है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नजर आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने की तैयारियां लगातार चल रही हैं और ऐसे में देखिए फिलहाल मध्य प्रदेश में है ये यात्रा और उसके बाद राजस्थान पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले जो गुटबाजी नजर आ रही थी गहलोत और पायलट के बीच, लेकिन अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कोशिशें की है डैमेज कंट्रोल करने की। और आपने देखा होगा कि मंच पर किस तरह दोनों एक साथ नजर आए। डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई हैं। सहयोगी दीपक चावला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए सबसे पहले नजर आ रहा था कि कैसे दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे, यानी गहलोत और पायलट गुट हमेशा आमने सामने आए हैं राजस्थान में, लेकिन अब केसी वेणुगोपाल की पहल के बाद हाथ तो मिल गए हैं, लेकिन क्या दिल मिल पाएंगे दोनों के? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही, दिल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि राजस्थान में फिलहाल अभी तक तो ऑल इज वेल हो गया है। जब केसी वेणुगोपाल आए, बैठक ली, मीटिंग ली, दोनों को आमने सामने बैठाया तो दोनों का हाथ ऊपर करके ये कहा कि दिस इज द न्यू फेस ऑफ राजस्थान। तो कह सकते हैं कि दोनों जो बड़े दिग्गज नेता है वो एक साथ एक मंच पर दिखे, हंसते हुए दिखे, एक दूसरे का अभिवादन करते हुए दिखे। तो ये तस्वीर जो है बहुत अच्छी है और इसी तस्वीर के लिए आलाकमान ने केसी वेणुगोपाल को सख्त संदेश दिए थे, आप मीटिंग लीजिए और सख्त कहे कि कोई भी मंत्री
कोई भी विधायक अगर बयानबाजी करेगा तो उसको 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। 2 मंत्रियों को उन्होंने विशेष तौर पर लताम लगाई है कि आप लोग बहुत ज्यादा बयानबाजी करते हो, इस तरह की बयानबाजी नहीं चलेगी, वरना 24 घंटे में हटा दिया जाएगा। तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट केसी वेणुगोपाल का नजर आ रहे थे और 15 मिनट जब उन्होंने गहलोत से और पायलट से बातचीत की तो उसका नतीजा तुरंत ही देखने को मिला। दोनों एक साथ एक मंच पर आए, हाथ उठाकर अभिवादन किया और कहा कि केसी वेणुगोपाल ने कहा दिस इज द न्यू फेस ऑफ राजस्थान। तो ये तस्वीर जो है शायद तो उनके प्रतिद्वंदी जो है, जो बीजेपी है या कोई और पार्टी है, वो नहीं देखना चाहिए क्योंकि दोनों ही नेता जो है बहुत ज्यादा दिग्गज है। सचिन पायलट की अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने काम अपनी योजनाओं के लिए जानना चाहते हैं। अब ये मान सकते हैं कि दोनों ही नेता जो है कांग्रेस में इसी तरह से रहने वाले हैं और इन दोनों के नेतृत्व में जो है आने वाला विधानसभा। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने भी जिक्र किया कि किस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही जरूरी हैं कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इरफान सोलंकी और उनके भाई पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी नाम से आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगा है। फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने का आरोप लगा है। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर दिखा इरफान सोलंकी। कानपुर पुलिस ने इरफान की तस्वीरें जारी की हैं। लंबे समय से फरार चल रहा है इरफान सोलंकी। जमीन कब्जे के आरोप में भी फरार है सोलंकी। तो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर इरफान सोलंकी को देखा गया। इरफान सोलंकी और उनके भाई पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर पुलिस ने इरफान की तस्वीरें जारी की हैं। दरअसल फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने का आरोप भी लगा है। जमीन कब्जे के आरोप में फरार चल रहा है सोलंकी। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं क्योंकि तस्वीरें भी जारी की गई हैं और एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया इरफान सोलंकी को। इरफान सोलंकी और उनके भाई पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने का आरोप लगा है। शेखर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर, मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी की? देखिए, ऐसा है कि जब कोई विधायक होता है और ख़ास तौर से वो समाजवादी पार्टी से हो तो उसको ये लगता है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो लेकिन योगी शासन है, इस लिहाज से ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि इरफान सोलंकी ने जो पहले मामले थे ज़मीन कब्जा वगैरह के और छेड़छाड़ के, इन सब चीज़ों पर तो जो मामले थे वो थे ही। अभी उन्होंने जो फर्जी आधार कार्ड बनवा करके और जिस तरीके से हवाई यात्रा कर डाली है, ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है क्योंकि ये सीधा सरकार पर सवाल उठ गया है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि आधार जो हर जगह पे लिंक हो रहा है उसको लेकर के और लोग फर्जी तरीके से चीज़ें बनवा लेते, आधार कार्ड बनवा लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं अलग अलग जगहों पर। तो इरफान सोलंकी की निश्चित तौर पर मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। साथ साथ जिस तरीके से उनको ट्रैक कर रही थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, 7 राज्यों में खाक छानी और बाद में दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकलते हुए, ऑटो पकड़ते हुए उनकी जो तस्वीरें आई हैं, इसके बाद निश्चित रूप से इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट से ये दुकान में आग लगी है। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर संज्ञान लिया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जसराना में मंगलवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहाँ एक इलेक्ट्रिक और फर्नीचर की दुकान में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जलकर मौत के काल में समा गए। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। आग लगने की वजह अभी तक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारी है और 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बस में सवार 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। सुबह 4:30 बजे घाघरा घाट के पास यह हादसा हुआ है। लखनऊ से बहराइच जा रही थी यह रोडवेज बस। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है,
बहराइच में भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी है। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बस में सवार 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। सुबह 4:30 बजे घाघरा घाट के पास यह हादसा हुआ है और ये बस लखनऊ से बहराइच जा रही थी। रोडवेज बस जो हादसे का शिकार हुई है, बेकाबू ट्रक ने इसे टक्कर मार दी। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इससे आप समझिए कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। सुबह यह हादसा हुआ है 4:30 बजे के करीब, घाघरा घाट के पास यह हादसा हुआ। बहराइच में दर्दनाक हादसा हुआ है। सुबह 4:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ, जहां पर रोडवेज बस को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हमारे साथ सहयोगी अक्षय जुड़े हैं। अक्षय, बेहद दर्दनाक है यह हादसा। दिन निकलते ही 6 लोगों की दर्दनाक मौत। बिल्कुल चारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह तड़के बहराइच लखनऊ मार्ग पर घाघरा घाट पड़ता है, उसके पास में ही एक लखनऊ से आने वाली रोडवेज बस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई जो ट्रक में बस में बैठे थे, और जो ट्रक का ड्राइवर था उसकी भी एक्सीडेंट से वहीं पर मौत हो गई। कुल मिलाकर 6 लोगों की इस एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हुई है। अभी 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं चारुल, जिनका इलाज अभी बहराइच जिला अस्पताल में चल रहा है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको बताया जा रहा है कि लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भी रेफर किया गया है। जो यात्री इस बस में बैठे थे वो यात्री राजस्थान, नेपाल, श्रावस्ती, बहराइच समेत कई अलग अलग इलाकों से आने वाले थे। अभी मृतकों की पहचान पुलिस के द्वारा नहीं हो पाई। पुलिस का कहना है कि मृतकों की तस्दीक की जा रही है। जल्द ही अक्षय, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। 9 बजे 9 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।